बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड में बिठा लें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ती है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच करने के लिए, आपस में टैली करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए। कस्टमर जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है तो वो अपने कैश का हिसाब अपने पास भी रखता है और बैंक भी कस्टमर के कैश का हिसाब अपने पास रखता है। तो कस्टमर जिस बुक में अपने कैश का हिसाब रखता है उसे कैश बुक कहते हैं। बैंक जिस बुक में कस्टमर के कैश का हिसाब अपने पास रखता है उसे पासबुक कहते हैं। अब अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे कस्टमर नोट करता है, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे नोट करता है। इसी तरह बैंक अगर कस्टमर का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा हो तो उसे क्रेडिट साइड पर नोट करता है, अगर डिक्रीज़ हो रहा हो तो डेबिट साइड पर नोट करता है। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में क्लैश आ जाए, या तो कस्टमर ने नोट नहीं की या बैंक ने नोट नहीं की, तो उस क्लैश को ख़त्म करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ये स्टेटमेंट बनाने का तरीकाकार ये है कि इसके दो कॉलम है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। तो हम क्या करते हैं, अगर कुछ ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई वो पासबुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जो दोनों का क्लैश क्रिएट करती हैं उनको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एंटर करके हम वो क्लैश फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले सीरियल नंबर है, पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है, और डेबिट साइड की अमाउंट है, क्रेडिट साइड की अमाउंट है। बनाने का तरीकाकार यह है, सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं, डेबिट साइड का हो या क्रेडिट साइड का हो। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक और इनकम डेबिट साइड पे लिखेंगे, अनकलेक्टेड चेक और एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और एंड पे हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि कैश बुक का या पासबुक का कौन सा बैलेंस हमारे पास आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2022 ऑफ सलमान। तो सबसे पहले हम ऊपर नाम लिख लेंगे सलमान, उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर जिस डेट की हम ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे वो लिख लेंगे 31 दिसंबर 2022। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं और लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन से मुराद है कि ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है और ये नेगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि आपका अपना बैलेंस कैश में नहीं है, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट करवाया है। बैंक ये सहूलत जो है वो बिजनेसमैन को देता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा जो बैलेंस है वो बैंक से विदड्रॉ करवा सकते हैं। जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं उससे ज़्यादा विदड्रॉ करवा सकते हैं। इसे बैंक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन कहते हैं। तो ये अगर बैलेंस है आपका कैश बुक का तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट साइड का बैलेंस है। इसके बाद हम पहली ट्रांजैक्शन करेंगे, दूसरी ट्रांजैक्शन करेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन में बता रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट इन पासबुक। जो हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया था बैंक ने उस पर इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है तो इससे हमारा बैलेंस जो है वो मज़ीद कम होगा, डिक्रीज़ होगा। ये इंटरेस्ट हमने बैंक को पे करना है। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं जिन ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम होता है पासबुक में वो डेबिट साइड पे लिखी जाती हैं, और जिन ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है वो पासबुक में क्रेडिट साइड पे लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे भी उसने बताया कि ये पासबुक में डेबिट साइड पे लिखी गई है, इट्स मीन कि हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हुआ है। दूसरा ये याद रहे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक्सपेंस होता है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर इसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिखेगा। तो दूसरी ट्रांजैक्शन का हम सीरियल नंबर देंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे और इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। तीसरी ट्रांजैक्शन में कह रहा है चेक इशूड बट नॉट कैश फ्रॉम द बैंक। एक चेक हमने इशू किया था क्रेडिटर को, तो हमने इशू करते ही अपनी कैश बुक में उसे क्रेडिट साइड पे लिखा, लेकिन वो जो क्रेडिटर था, जो कस्टमर था जिसको हमने चेक दिया है वो बैंक में कैश करवाने नहीं गया, कैश लेने नहीं गया। तो इट्स मीन हमारा एक्चुअली कैश बैलेंस कम नहीं हुआ बैंक से। तो जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये जो 1800 है हम दोबारा से डेबिट साइड पे लिख लेंगे।
क्योंकि पहले हमने जब चेक इशू किया था इसे क्रेडिट साइड पे लिखा था कैश बुक की, अब दोबारा से डेबिट साइड पे हम मेंशन कर लेंगे। अब हम करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 4। इसमें कह रहा है चेक पेड इन बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। बैंक में चेक पे किया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। तो हमने चेक रिसीव किया था डेटर से, रिसीव करके हमने उसे कैश बुक में डेबिट साइड पे नोट कर लिया और ये फ़र्ज़ कर लिया कि अब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होने वाला है, हमें डेटर से कैश मिलने वाला है, हमारे बैंक अकाउंट में कैश आने वाला है। लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ डेटर की तरफ से, या डेटर के बैंक ने वो चेक क्लियर नहीं किया। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात है, उसके अकाउंट में कैश नहीं हो सकता, चेक जो है वो प्रॉपर फिल नहीं है, साइन नहीं है, कोई भी वजूहात की बिना पे ये चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो जब हमने ये चेक रिसीव किया तो डेबिट साइड पे लिखा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ऐसे चेक को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 5, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। ये जो है एक बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था विद द बैंक इन नवंबर बट डिसऑनर। वो चेक जो है वो ड्राई की तरफ से डिसऑनर हो गया। तो जो डिसऑनर चेक होते हैं वो कस्टमर के लिए, वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस कंसीडर होते हैं। तो हम ये जो है दोबारा से इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कॉन्सेप्ट है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमने ड्राई पे बिल ड्रा किया था तो ड्राई ने बिल एक्सेप्ट करके ड्रायर को दे दिया, ड्रायर वो बैंक जो बिल है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है फाइनेंशियल एड के लिए, और एंड पे अगर ड्राई उस बिल की पेमेंट नहीं करता, डिसऑनर हो जाता है, तो ये हमारा जो बैलेंस है ये बैंक में डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये देखें, ये बिल रिसीवेबल हो, चेक रिसीवेबल हो, तो डिसऑनर का वर्ड आ जाए ना तो ये वाले चेक जो है हम क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं। ठीक है, अब दोबारा से हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल हमारे पास ये आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ये आ रहा है। दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये किस साइड पे इतना डिफरेंस आ रहा है, कौन सी साइड शॉर्ट है। तो हमारी डेबिट साइड शॉर्ट है, 1800 डेबिट साइड का आया। तो ये जो डिफरेंस है हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और दोनों साइड का टोटल इक्वलाइज कर देंगे, इक्वल कर देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो देखें कि बैलेंस हमने शुरू किया था कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जो एंड पे बैलेंस हमारे पास आया वो पासबुक का डेबिट बैलेंस आया। तो यहाँ पे हम डेबिट लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, दोबारा से देख लें, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट था और जो हमारे पास एंड पे बैलेंस आया वो पासबुक का डेबिट बैलेंस आया। ठीक हो गया, तो ये हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन सी ट्रांजेक्शन हमने डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे नहीं थी लिखी वो हमने लिख ली। अब वो जो है बैलेंस हमारा फाइंड आउट हो गया, मिल गया हमें। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताइएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है या बैंक ओवरड्रॉन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, या ओवरड्रॉन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।